नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्वर पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यूट्यूब में आप पिछली वीडियो देखिएगा जिसमें हमने वर्णमाला के बारे में बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णमाला होती है इसके दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में स्वर को पढ़ना शुरू कर दिया था और हमने देखा था कि मात्रा के उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं इनको पढ़ना शुरू कर दिया था। तो जो मात्रा के उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं दोस्तों, तो वो कौन कौन से होते हैं। हमने बताया था कि जो पहला स्वर होता है मूल स्वर, या इसको ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है, या उसे लघु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या हिंदी भाषा में 4 होती है। आ, ई, उ, री, ये मूल स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो हमने देखा था, फिर देखिएगा। इसके बाद हमने देखा था कि जो दीर्घ स्वर होते हैं, दूसरे नंबर में स्वर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हमने देखा था कि जो बड़ी मात्रा वाले स्वर होते हैं, देखिएगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, जिनको दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ कहा जा सकता है। ये जो स्वर कहलाते हैं दीर्घ कहलाते हैं। दोस्तों, जो दीर्घ स्वर संधि होती है, जब हम स्वर पढ़ाएंगे, स्वर संधि पढ़ाएंगे आपको, तो यहीं देखिएगा स्वर संधि के यहीं से लॉजिक निकलता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं इन्हीं के मिलने से दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। फिर आगे देखिएगा, अगले नंबर में देखिएगा, तीसरा नंबर जो है जो स्वर होता है मात्रा के उच्चारण के आधार पर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो संयुक्त स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं? 4 होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। ए और ओ के मिलने से गुण स्वर संधि बनती है। ऐ और औ के मिलने से वृद्धि स्वर संधि मिलती है। और जब गुण स्वर संधि का उल्टा कर दिया जाता है तो उसी से यण स्वर संधि का निर्माण होता है। और इसी प्रकार जब ए, ऐ, ओ, औ के साथ कोई भिन्न स्वर मिलते हैं तो आयादी स्वर का भी निर्माण हो जाता है। अतः कहा जा सकता है दोस्तों कि जो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं ये स्वरों के मिलने से ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज देखिएगा, हमने भी ये केवल हमने आपको व्यू दिया है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। आज हम पुनः स्वर के टॉपिक को, चूँकि स्वर एक बड़ा टॉपिक है अपने आप में, हमने बताया था कि स्वर की परिभाषा एक बार पुनः यहाँ बता रहे हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र व मौलिक होते हैं, जो बिना किसी के सहायता से आबाद रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। कहने का सही है दोस्तों कि स्वरों के उच्चारण के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे व्यंजनों के उच्चारण के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। यह कह सकते हैं कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है, तो इस प्रकार से हमने देखा था, स्वरों के पहले प्रकार को देख चुका हूँ। आज हम स्वर का दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, स्वर का दूसरा प्रकार है वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। क्या? वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या कह रहा है कि जो वर्ण है, जो स्वर वर्ण है, इनका उच्चारण प्लेस क्या है, उच्चारण स्थान। देखिएगा दोस्तों, यहाँ इसको पढ़ने से पहले एक बात बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यदि यह बात समझ में आ गई तो इसको समझना बहुत सरल ही होगा आपके लिए। देखिएगा, जो मानव शरीर है, मानव शरीर में 5 प्रकार के स्वर यंत्र पाए जाते हैं या स्वर तंत्रियाँ होती हैं। क्या दोस्तों? मानव शरीर में 5 प्रकार की स्वर तंत्रियाँ होती हैं। वो स्वर तंत्रियाँ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ होती हैं। तो इन होता यह है दोस्तों कि जो वर्ण होते हैं किसी न किसी स्वर तंत्रियों से ही उच्चरित होते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि जो स्वर वर्ण होते हैं ये किस स्वर तंत्र से बोले जाते हैं या स्वर यंत्रियों से बोले जाते हैं। जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा कि जब इंसान बांसुरी बजाता है तो बांसुरी बजाने के लिए उसमें केवल वायु को देता है, केवल हवा देता है, और उसमें जो छिद्र होते हैं, जो यंत्र है, तो वो स्वर के यंत्र होते हैं दोस्तों। और जब ज़रूरत की जिस स्वर की ज़रूरत होती है उस छिद्र को हम दबाते हैं और उस प्रकार के स्वर का प्रोनाउंसिएशन होता है उससे। इसी प्रकार हारमोनियम में भी देखा होगा आपने कि उसमें हवा देते हैं, उसके बाद ही बटन जब दबाते हैं तो क्या होता है, उससे एक सुरीली ध्वनि निकलती है। कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि जब मानव कुछ बोलने का प्रयास करता है
तो जब श्वास को अंदर ग्रहण करता है उसके बाद जब बोलना प्रयास करता है या बोलना शुरू कर देता है तो वायु जो श्वास होती है धीरे धीरे बोलते बोलते खत्म हो जाती है, पुनः श्वास को हम लेते हैं। तो ये क्यों होता है दोस्तों? होता है इसलिए ऐसा है कि जब हम वर्णों को उच्चारण करते हैं तो वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से होकर टकरा करके निकलती है बाहर, और उस प्रकार से ध्वनि का, जिस प्रकार के हम ध्वनि को उच्चारण करना चाहते हैं उस ध्वनि का उच्चारण हो जाता है। तो देखिएगा हम स्वर वर्ण में देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से स्वर कहाँ से उच्चारित होते हैं। देखिएगा जो आ स्वर होता है, मतलब लघु स्वर और दीर्घ जो स्वर होते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। मतलब इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है दोस्तों। कंठ मतलब जो जिसे गला हम लोग कहते हैं। फिर देखिएगा जो ई स्वर है, जो छोटी ई या बड़ी ई स्वर है, इसका उच्चारण दोस्तों तालु से होता है। यहाँ तालु है दोस्तों, ताल लिखा हुआ है, तो तालु से होता है। देखिएगा मुख में एक ऐसी आकृति बनती है जो कटोरी टाइप में बनती है, फोल्ड एकदम से बना हुआ है, चिकना भाग अंदर, वो क्या कहलाता है? तालु कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये जो लघु ई है या दीर्घ ई है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है कहाँ से होता है? तालु से होता है। ठीक है। इसी प्रकार जो री स्वर होता है, री स्वर का उच्चारण दोस्तों मूर्धा से होता है। तो दोस्तों ये मूर्धा क्या होता है? देखिएगा दोस्तों, जब आप देखिएगा कि आपके मुख के अंदर जहाँ दांत हैं, जो ऊपर वाले दांत हैं जहाँ अंदर मसूड़े हैं, देखेंगे दांत के ऊपर खुरदरा हुआ भाग होगा। ऊपर की ओर देखेंगे दांत के ऊपर खुरदरा भाग है जिसको मूर्धा के नाम से जाना जाता है। जब हम मूर्धा वर्णों को उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा वहाँ पहुँचती है और वायु को एक डायरेक्शन देती है जिससे मूर्धा वर्णों का उच्चारण होता है। और मूर्धा वर्ण कैसे होते हैं दोस्तों? ये कंपन पैदा करते हैं दोस्तों, है ना। जैसे जब व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में कौन सा आता है? रा वर्ण जो होता है तो मूर्धा कहलाता है। इसी प्रकार स्वर में री जो होता है तो क्या होता है? मूर्धा वर्ण कहलाता है। तो जब हम रा और री का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारी जिह्वा मूर्धा के पास पहुंचती है और वहां कंपन पैदा करती है, इसलिए इनको प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि री का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। फिर देखिएगा अगला जो स्वर तंत्रियाँ होती है, दंत होता है। दांत के सहायता से भी जो है तो कुछ वर्णों को उच्चारण होता है, लेकिन देखिएगा स्वर में कोई भी वर्ण जो होता है दंत से उच्चारित नहीं होता है, अतः दंत में कोई स्वर नहीं आता है दोस्तों। आगे देखते हैं जो उ है, लघु उ और दीर्घ उ जो होते हैं, इन दोनों ही उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। जैसा कि दोस्तों देखिएगा आप आ का प्रोनाउंसिएशन करिए, तो जब आ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो मुख पूरा खुला रह जाता है, वायु केवल कंठ में टकराती है और बाहर निकल जाती है। लेकिन जब आप उ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उ को प्रोनाउंसिएशन करने के लिए होस्ट हमारी सामने आ जाती है, दोनों ही होस्ट आगे आ जाते हैं। इस प्रकार ये वर्ण जो होते हैं तो ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। जैसे प्रोनाउंसिएशन करिए उ, तो देखिएगा दोनों ही हमारे होस्ट सामने आ जाते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। फिर देखिएगा दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है, चूंकि हमने बताया था कि 5 ही प्रकार के स्वर यंत्र होते हैं। पहला कंठ हो गया, दूसरा ताल हो गया, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ हो गया। लेकिन 5 के अतिरिक्त भी कुछ हमने यहाँ स्वर यंत्र लिखे हुए हैं। तो ये कैसे बने दोस्तों? चूंकि अभी हमने बताया था कि स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है और 11 स्वरों में हमने देखा कि 2 कंठ हो गए, 2 तालु हो गए, री हो गया तो 5 हो गए, है ना। उ मिला के 6 और 7 हो गए। तो 7 स्वरों को तो हमने देख लिया, लेकिन अभी 7 4 11 माने 4 अभी स्वर बचे हुए हैं। वो 4 स्वर कौन से होते हैं तो देखते हैं। देखिएगा दोस्तों जो ए ध्वनि है, कौन सी ध्वनि? ए जो ध्वनि है इसका उच्चारण कैसे होता है? आ प्लस ई के मिलने से होता है। क्या? आ प्लस ई के मिलने से ए ध्वनि बनती है। तो दोस्तों देखिएगा जो आ है ये कंठ वर्ण है और जो ई है तो ये क्या है? तालु वर्ण है। इस प्रकार से कंठ तालव्य बनता है। और ए का दीर्घ क्या कहलाता है? आय कहलाता है। मतलब ए और आय दोनों स्वर ही किससे बोले जाते हैं? कंठ तालव्य से बोले जाते हैं, मतलब कंठ और तालु के योग से बोले जाते हैं। इसी प्रकार देखिएगा दोस्तों आगे देख रहे हैं कि जो ओ है, ओ जो स्वर है दोस्तों, ओ का प्रोनाउंसिएशन जो होता है किससे होता है? देखिएगा लघु आ प्लस
ऊ के योग से होता है। तो आ प्लस ऊ के योग से क्या बनता है? ओ बनता है। अब यहाँ देखिएगा कि आ जो है तो कंठ वर्ण है और ऊ जो है तो कौन सा वर्ण है? ओष्ठ वर्ण है। इस प्रकार से अगला वर्ण क्या बना? कंठोष्ठ दोस्तों बना। कंठोष्ठ मतलब कंठ प्लस ओष्ठ के मिलने से ओ वर्ण का उच्चारण होता है। इसलिए ओ का दीर्घ औ होता है। इसलिए ओ और औ दोनों ही, चूंकि ओ के साथ जब क्या आ के साथ जब डायरेक्ट ओ को ही मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है दोस्तों? आओ बन जाता है। तो इस प्रकार से ओ और औ दोनों ही क्या होते हैं? कंठ ओष्ठ होते हैं। इनको कंठोष्ठ भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमने क्या देखा है? आज की वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर हमने स्वर को देखा है, लेकिन स्वर के अभी और भी प्रकार बचे हुए शेष हैं। इसलिए आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं और पिछली वीडियो को भी आप देख लेना, जिससे स्वरों का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों कई बार हमने देखा कि बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी मिल जाती हैं। आपको जो है तो चौकन्ना रहना है। जो आपके एक भी क्वेश्चन को यदि गलत कर देता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। और इस प्रकार से पढ़ेंगे, फिर आप किसी भी बुक को लेकर के आप ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अगले स्वरों को हम देखते हैं। तो वर्णों के उच्चारण के स्थान पर स्वर हो गया, मतलब दूसरा प्रकार भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम तीसरे प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पास जो है, यहाँ पास देखिएगा जीव के प्रयोग के आधार पर तीसरा आधार हम पढ़ने जा रहे हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर, जो जीव है अपने, उसका जब प्रयोग होता है, जब उच्चारण करते हैं तो जिस प्रकार से प्रयोग होता है उसके आधार पर स्वरों का भी वर्गीकरण किया गया है। जीव के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे हम देख रहे हैं, हम पढ़ाने ही जा रहे हैं चूंकि, तो एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। पहला स्वर होता है अग्र स्वर। अग्र मतलब, जब यहाँ इसकी परिभाषा है देखिएगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीव के अग्रभाग का प्रयोग किया जाता है। क्या? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीव के अग्रभाग का प्रयोग किया जाता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जब हम स्वरों को उच्चारण करते हैं तो जो जीव का अगला भाग है, जब उसका सर्वाधिक प्रयोग होता है तो अग्रस्वर उससे बोले जाते हैं और उच्चारित होते हैं। अग्रस्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ई, ए, मतलब लघु ई, दीर्घ ई, ए और ऐ, ये अग्रस्वर के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि कौन से अग्रस्वर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप ऑब्जेक्टिव करिएगा, किसी बुक को लेकर के कर सकते हैं और आपका एक आंसर भी गलत नहीं हो सकता, इसका हम जो है तो वचन देते हैं। आगे देखिएगा, दूसरे प्रकार को हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा कौन सा प्रकार है? देखिएगा दूसरा प्रकार है मध्य स्वर। ये मध्य स्वर क्या कहलाते हैं? इनकी परिभाषा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग प्रयोग में आता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग प्रयोग में आता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। और दोस्तों मध्य स्वरों की संख्या केवल एक ही होता है, लघु आ। मतलब आ जो स्वर होता है, जो लघु है या छोटा आ जिसे कहते हैं, ये मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। मतलब जिह्वा के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात दोस्तों देखेंगे, इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि स्वर का तीसरा प्रकार जो है कौन सा है? पश्च स्वर है। यहाँ पश्च स्वरों की भी परिभाषा दी हुई है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीव के पश्च भाग का प्रयोग किया जाता है, जीव के पश्च मतलब पिछले भाग का प्रयोग किया जाता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से है? दीर्घ आ, उ, दीर्घ उ, ओ और औ होते हैं। मतलब बड़ा आ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये जो स्वर होते हैं ये पश्च स्वर के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इनकी परिभाषा सहित देखा कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। इन प्रकारों को आप यदि ध्यान रखेंगे, थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा। और हमने बहुत सरल ही तरीके से बताया कि ये जो स्वर होते हैं तो कौन से होते हैं? अग्र स्वर होते हैं, ये मध्य स्वर होते हैं और ये पश्च स्वर होते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं
मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर। क्या? चौथा आधार पढ़ने जा रहे हैं, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर। जो मुख का द्वार है जिस प्रकार से खुलता है, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं दोस्तों, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकारों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखिएगा, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है विवृत स्वर होता है, विवृत स्वर। तो ये विवृत स्वर क्या कहलाते हैं दोस्तों? आगे इसकी परिभाषा लिखी हुई है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुला होता है विवृत स्वर कहलाते हैं। क्या? मुख का जो द्वार होता है पूर्ण रूप से जब खुला होता है उसको विवृत स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ आ, जो एक ही होता है, विवृत स्वरों के अंतर्गत केवल एक ही स्वर आता है, दीर्घ आ। मतलब जो बड़ा आ होता है ये विवृत स्वर कहलाता है। इसके उच्चारण के लिए मुख पूरा खुला रहता है। जैसे आ बोलिए तो पूरा मुख खुला रहता है। आगे देखेंगे, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर जो अगला प्रकार है, दूसरा कौन सा प्रकार है दोस्तों? अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर की क्या परिभाषा होता है आगे देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है। क्या कह रहा है? कि जिन स्वरों के उच्चारण मुख्य द्वार केवल आधा ही खुलता है उसको अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ यदि मूल रूप से कहा जाए तो 3 ही है, लेकिन जब अनुस्वर के रूप में प्रयोग होता है आ, तो क्या होता है? जब उसको आ बोलते हैं तो वो अर्थ जब चांद लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जब आगत स्वर लगा होता है उसे भी इसी के अंतर्गत गिना जाता है, वो भी अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है। तो लघु आ, आय और औ ये जो स्वर होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो छोटा आ, फिर आय और औ, फिर लास्ट में कह रहा है कि आ जो ध्वनि होती है इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है? अर्ध विवृत स्वर के से ही होता है। आगे देखेंगे, तीसरा जो स्वर होता है इस आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, वो होता है अर्ध संवृत स्वर होता है। तो दोस्तों अर्ध संवृत स्वर क्या होते हैं हम आगे देखने जा रहे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। क्या कह रहा है? अर्ध संवृत, मतलब मुख द्वार आधा बंद रहता है, उन स्वरों को अर्ध संवृत कहा जाता है। इनकी संख्या केवल 2 ही होती है। कौन कौन से है दोस्तों? ए और ओ होता है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? ये जो स्वर होते हैं अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। इसके पश्चात देखिएगा, जो चौथा स्वर होता है दोस्तों वो होता है संवृत स्वर। संवृत स्वर कौन से कहलाते हैं? इनकी परिभाषा क्या होती है देखिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बंद रहता है। क्या कह रहा है? कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बंद रहता है उसको संवृत स्वर कहते हैं। तो किस स्वर को उच्चारण करने मुख द्वार बंद हो जाते हैं? जैसे हमने बताया था कि जब ऊ को उच्चारण करते हैं, क्या ऊ का जब उच्चारण करते हैं, जो ये ऊ होता है इसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों ही होस्ट आगे आ जाते हैं। तो देखिएगा, जो ई है और ऊ है, मतलब लघु ई और दीर्घ ई, लघु ऊ दीर्घ ऊ, इन चारों ही स्वरों का उच्चारण संवृत स्वर से किया जाता है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें मिल रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और एक शुरू से लेकर अंत तक यदि देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी। आगे देखते हैं, देखिएगा स्वरों का अगला विभाजन देखने जा रहे हैं। ये स्वरों का पांचवा विभाजन है दोस्तों। कौन सा है? 5वां विभाजन है। एक लंबी वीडियो बन रही है, देखेंगे। जो 5वां विभाजन है, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर। क्या कहा जा रहा है? ओठों की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आवृत्तमुखी स्वर और दूसरा होता है वृत्तमुखी स्वर। जो पहला है आवृत्तमुखी स्वर, इसकी परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते हैं। तो जैसे ऊ का उच्चारण करते तो गोलाकार हो जाता है, लेकिन जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोला ना हो वो क्या कहलाते हैं? आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 6 होती है। आ ई ए आय, आ ई ए आय, मतलब लघु आ दीर्घ आ, लघु ई दीर्घ ई, ए और आय, ये जो 6 स्वर होते हैं ये आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिएगा दोस्तों, जो अगला स्वर है उसको कहते हैं
वृत्तमुखी स्वर। दूसरा प्रकार है, देखिएगा वृत्तमुखी की क्या परिभाषा होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, मतलब जिन ऐसे स्वरों को उच्चारण जब हम करते हैं तो होंठ गोलाकार रूप धारण कर लेती है, इसको वृत्त मतलब वृत्त के आकार में वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे उ तो उ का ही उच्चारण करने में अक्सर क्या होता है, होश हमारी जो है तो गोलाकार रूप धारण करती है। ओ और आ, ये जो स्वर होते हैं क्या कहलाते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने पांचवें प्रकार को भी पढ़ लिया है, अब हम छठवें प्रकार को भी पढ़ने जा रहे हैं। स्वरों का जो छठवां प्रकार है, आज हमने ठान ही लिया है कि आज हम स्वरों के सभी प्रकारों को एक इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था स्वर को केवल मात्रा के उच्चारण के आधार पर, और वहां हमने थोड़ा वर्णमाला भी देखा था, लेकिन आज की वीडियो में हम इसको क्लियर ही कर देंगे। देखिएगा जो स्वरों का छठवां प्रकार है, मतलब छठवां विभाजन है, वो कौन सा है, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर। मतलब जो वायु होती है, जब हम वर्णों को उच्चारण करते हैं तो कई बार क्या होता है, मुख के साथ साथ कई बार नाक से भी वायु निकलती है। तो इस आधार पर जो है, मतलब हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर हम स्वर को पढ़ने जा रहे हैं। पहला स्वर होता है निर्नुनासिक स्वर और दूसरा स्वर होता है अनुनासिक स्वर। तो जो निर्नुनासिक स्वर होते हैं इनकी परिभाषा देखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण से हवा केवल मुख से निकलती है, जिन स्वरों के उच्चारण से हवा केवल मुख से निकलती है उनको निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। ये कौन से स्वर होते हैं, आ और ई होते हैं, मतलब इनकी संख्या केवल 3 ही होती है निर्नुनासिक स्वरों की। इसी प्रकार देखेंगे जो अनुनासिक स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण की इनकी परिभाषा पहले देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। दोस्तों देखिएगा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है वायु, कौन से होते हैं, जैसे अंग, आ, ई। जब अनुस्वर का प्रयोग कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। दोस्तों जो पंचमाक्षर होता है, जैसे हम आगे देखेंगे जब व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजनों में जो पंचमाक्षर होता है, पांचवा अक्षर मतलब अंगा, इया, आड़ा, ना और मा, इनके उच्चारण करने के लिए क्या किया जाता है, अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो अंग होता है, ये अंग क्या होता है, अयोग बाह कहलाता है। अयोग बाहों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। तो ये अनुस्वर कहलाता है दोस्तों, और विसर्ग किसको कहते हैं दोस्तों, आहा को कहते हैं। विसर्ग किसको कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर भी हमने स्वरों को देख लिया है। आप इसको पढ़ेंगे, और चूंकि एक पीडीएफ के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं, अतः आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। घोषत्व के आधार पर, क्या, घोषत्व के आधार पर स्वर हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, घोषत्व के आधार पर। ठीक है, तो ये 7वां प्रकार है दोस्तों, घोषत्व के आधार पर स्वर। इतना डिटेल मैटर आपको मैं दे रहा हूं जिससे आप कभी किसी भी पेपर में अपने वर्णमाला से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, या कोई भी गलती नहीं हो सकती है आपसे, यदि ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे। देखिएगा घोषत्व के आधार पर जो स्वर होते हैं इनको तो देखते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष ध्वनियां होती हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, घोष के आधार पर जब हम व्यंजन आपको पढ़ाएंगे तो सघोष और अघोष ध्वनियां होती है, मतलब व्यंजन होते हैं। तो जो स्वर होते हैं घोषत्व के आधार पर किस प्रकार में आते हैं, सघोष में आते हैं कि अघोष में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्वर होते हैं, मतलब स्वर कौन से स्वर, मतलब जो स्वरों की संख्या 11 होती है, 11 के 11 सभी स्वर क्या होते हैं, सभी के सभी स्वर सघोष स्वर कहलाते हैं, मतलब सघोष ध्वनि कहलाती है। तो दोस्तों जैसा कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्वर पढ़ा है। चूंकि स्वर की प्रत्येक स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं, अतः इसी क्लास में आज हम मात्रा को भी पढ़ने जा रहे हैं कि मात्रा क्या होती है। तो देखिएगा हिंदी भाषा में जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं, मात्राओं को हम पढ़ने जा रहे हैं। परिभाषा है कि हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया में व्यंजनों के साथ स्वर जोड़े जाते हैं। इस कार्य के लिए
स्वरों के चिन्ह निश्चित हैं, अर्थात लिखते समय स्वरों का जो रूप या चिन्ह व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। क्या दोस्तों, हम इस परिभाषा के माध्यम से ये सीखे हैं कि जो स्वर होते हैं इनका कोई ना कोई एक प्रतीक चिन्ह होता है, और जब हम लेखन करते हैं तो व्यंजनों के साथ इन स्वरों को भी मात्रा के आधार पर लिखा जाता है, उनकी मात्राएं ऐड की जाती हैं, है ना। कहा जा रहा है कि जो स्वरों का जो रूप या चिन्ह व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। या एक शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा जो है क्या है, स्वर के सांकेतिक चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। क्या दोस्तों, जो स्वर होता है इसके सांकेतिक रूप को ही, जिन मतलब स्वरों को जो संकेत प्रदान किए गए हैं लेखन में, मतलब जो चिन्ह प्रदान किए गए हैं उसी को मात्रा कहते हैं। जैसे देखेंगे दोस्तों, स्वरों की संख्या तो 11 होती है, लेकिन दोस्तों मात्राओं की संख्या कितनी होती है, ओनली 10 ही होती है। क्या, मात्राओं की संख्या केवल 10 होती है। तो बताइए, आप लोग बताना कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती है। चूंकि 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर में किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, आप बताइएगा। हालांकि मैं यहाँ आगे पढ़ा ही रहा हूँ, चूंकि यहाँ मैंने स्वर को भी लिया है बताने के लिए और उसकी मात्राएं भी ली है। तो देखिएगा, आ दीर्घ आ है, ई उ री, ए ओ औ, ये 10 स्वर हो गए। और पहला स्वर कौन सा होता है, लघु आ। तो लघु आ की कोई मात्रा नहीं होती। लघु मतलब जो छोटी मात्रा वाला जो स्वर होता है, छोटा आ, जिसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। और दीर्घ आ से इसकी मात्राएं बननी शुरू हो जाती हैं। देखिएगा, सबके सामने अपनी अपनी मात्राएं लिखी हुई हैं। दीर्घ आ की मात्रा ये होता है, छोटी ई की मात्रा यानी लघु ई की मात्रा ये होता है, यहाँ लिखा हुआ है। फिर बड़ी ई की मात्रा यहाँ लिखी हुई है। छोटा ऊ की मात्रा यहाँ देखेंगे, छोटा ऊ कौन सा है, ये है। फिर बड़ा ऊ यहाँ है। फिर देखेंगे जो री स्वर होता है, री की मात्रा जो कृष्ण लिखते हैं जब आप, तो जब कृष्ण लिखते हैं तो ये री की मात्रा है दोस्तों। कई बार लोगों को गलती से उसको र समझ बैठते हैं। और दोस्तों ये क्या होता है, ये रा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये क्या होता है, स्वर ही होता है। और किसके अंतर्गत आता है, री के अंतर्गत आता है। ये री की पहचान है। तो इस प्रकार से देखिएगा, आगे हम देखने जा रहे हैं क्या है, ए और ओ स्वरों की भी अपनी अपनी जो है तो यहाँ ध्वनियाँ दी हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा है स्वर और स्वर की मात्राएं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। हम स्वर को आज क्लियर कर दिए हैं। देखिएगा, कई आधारों पर हमने स्वर को पढ़ा है। पिछली क्लास में जो पिछली वीडियो देखेंगे तो मात्रा के उच्चारण के आधार पर है, यहाँ वर्णों के उच्चारण के आधार पर है, फिर जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर है। फिर उसके पश्चात हमने कौन सा आधार देखा, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर पढ़ा। फिर इसके पश्चात देखिएगा ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर पढ़ा। और इसके पश्चात देखेंगे हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर स्वर देखा। और लास्ट में घोषत्व के आधार पर स्वर देखा। हमने बताया था कि जो घोषत्व के आधार पर स्वर होते हैं सघोष और अघोष होते हैं, लेकिन स्वरों की संख्या जो स्वरों की प्रकृति होती है वो क्या होती है, हमेशा सघोष होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी हो सकती है। अपने दोस्तों और मित्रों को बताइए। यूजीसी नेट, जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रामबाण ही साबित होगी दोस्तों, यदि एक क्रम से देखा जाए तो मेहनत करने वालों को सब कुछ मिल सकता है दोस्तों, और जिनको मेहनत नहीं करना है तो अब क्या कह सकते हैं उसके लिए। गुड डे, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए।